सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार बीच बीच में रुकना होता है। यही नहीं, किसी शब्द के उच्चारण में हम अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही वाक्य का उच्चारण जब भिन्न भिन्न अनुपात में अनुतान साथ करते हैं तो उसके अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है। ठीक है, देखिए कब कब हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। एक तो जब हम बीच बीच में रुकते हैं, अपनी बात को कहते हुए जब हम बीच बीच में रुकते हैं, या फिर उच्चारण में हम अधिक बल देते हैं। किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य पर जब हम उच्चारण के समय अधिक बल देते हैं, या फिर हम वाक्य का जो उच्चारण होता है वो अलग अलग अनुतान यानी अलग अलग आवाज में, जैसे कुछ शब्द को हम तेज बोलते हैं वहीं किसी वाक्य को हम कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो उस जगह पे भी हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो बोलने के समय पे तो ये चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु जब हम अपने बोले हुए वाक्यों को लिखते हैं तो लिखित रूप में जहां भी हम रुकते हैं या फिर जहां भी हम अपने उच्चारण में विशेष जैसे बल देते हैं बोलते समय, तो उस समय हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे तुम कल मेरे घर आओगे, ठीक है, ये एक हम किसी को आदेश सा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। यहाँ पे हमने कहा तुम कल मेरे घर आओगे, बस वाक्य पूरा हुआ। तो यहाँ पे हमने लगाया है ये पूर्ण विराम, यानी कि अब हमारा वाक्य पूरा हुआ। पूर्ण यानी पूरी तरह से विराम है यहाँ पे। तुम कल मेरे घर आओगे, ये एक आश्चर्य सा हो रहा है। ठीक है, तो आश्चर्य के समय विस्मयादि जो चिन्ह होता है वो लगता है। जैसे तुम कल मेरे घर आओगे हो रहा है ना, एक बोलने में ही अलग तरीका आ रहा है। तुम कल मेरे घर आओगे, तुम कल मेरे घर आओगे। ठीक है, तो बोलने में ही फर्क पता चलता है। तो जब बोलते हैं तो उच्चारण के समय हमें विराम चिन्हों का ना तो नाम लेना होता है, ना ही उनके बारे में कुछ बताना होता है। वो हमारे बोलने से ही पता चल जाता है। किंतु जब हम इसी चीज को लिखते हैं तो वहां हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, ताकि ये पता चले कि जो हमने बोला है वो किस भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न के समय हम देते तुम कल मेरे घर आओगे, ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुम कल मेरे घर आओगे, तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ये हमें सिर्फ बोलने से ही पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है। किंतु यही बात जब लिखत में कही जाए तो वहां पे हमें चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि ये पता चले कि वो भाव कौन सा अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है हमें, ठीक है, यहाँ आश्चर्य दिख रहा है, और यहाँ पे हमें साधारण रूप से कहा हुआ दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इन चिन्हों को हटा दें तो यहाँ पे देखिए तुम कल मेरे घर आओगे, तुम कल मेरे घर आओगे, तुम कल मेरे घर आओगे। तीनों ही वाक्य सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। किंतु यही अगर हम चिन्हों को देख लें तो हमें पता चलता है कि ये साधारण वाक्य है और ये आश्चर्य प्रकट करने वाला वाक्य है और ये प्रश्न वाला वाक्य है। तो यही प्रयोग होता है विराम चिन्हों का। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो उस समय पे हमें नहीं लगाने होते, क्योंकि हमारे बोलने से या हमारे किसी भी आवाज के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से पता चल जाता है कि हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं या आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। किंतु लिखत में ये चीज नहीं पता चलती, क्योंकि लिखत में सामने वाला जैसा हो उसका अपनी मर्जी से उसे पढ़ता है। ठीक है, तो उसे कैसे पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसी के लिए यहाँ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मौखिक भाषा में कहीं रुकने, कहीं बल देने या भावों का अभिव्यक्त करने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हम इन चिन्हों का मतलब जहाँ पे भी हमें लगता है बीच बीच में रुकना, या फिर अंत में हम जहाँ भी अपना विराम प्रकट करें, तो वहीं पे हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, तो अध्यापिका ने कहा, हम थोड़ी देर रुके तो यहाँ पे अल्प विराम, फिर हम एक उद्धरण दे रहे हैं। ठीक है, हम क्योंकि अध्यापिका का संवाद हम बता रहे हैं कि अध्यापिका ने कैसा कहा, तो इसलिए वहां पे हम ये उद्धरण का दोहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ये संबोधन किया जा रहा है, तो यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगाया जाएगा। बच्चों आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, ये एक साधारण वाक्य है, और वाक्य पूरा होने के बाद हम विराम ले रहे हैं, वो भी पूर्ण विराम ले रहे हैं, क्योंकि इससे आगे हम कोई और बात नहीं कह रहे। तो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। तो ये होते हैं चिन्हों के प्रयोग। भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। यही सही तथा सटीक अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह अति आवश्यक है। विराम चिन्हों के अभाव में या गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ परिवर्तित भी हो जाता है और असंगत भी। ठीक है,
अब देखिए, विराम चिन्हों का अगर हमने या तो गलत प्रयोग कर दिया या कहीं के बदले कहीं प्रयोग कर दिया तो उससे, या फिर अगर हमने प्रयोग ही नहीं किया विराम चिन्हों का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग न करें तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा साधारण वाक्य है और कौन सा प्रश्न वाला वाक्य है। तो वो होता है, इसी अभाव में हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। अब रोको, यहाँ पे क्या है, रोको मत जाने दो, ठीक है। रोको के बाद हम अल्प विराम, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या बनता है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे रोको, उसे मत जाने दो। वहीं हम इसको देखो, अल्प विराम को हम मत के बाद लगा दें तो क्या होता है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे क्या अर्थ बन रहा है कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाने दो उसे, ठीक है। और वहीं यहाँ पे क्या अर्थ है, रोको मत जाने दो, मतलब उस व्यक्ति को रोक लो, उसे जाने मत दो। तो दोनों में ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो यही है, हमें विराम चिन्ह जो है हमें सही जगह पे लगाने चाहिए और सही अवस्था में और सही चिन्ह को लगाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग स्थान बदल देने से अर्थ पूरी तरह बदल गया है, ठीक है। ये जो अल्प विराम का हमने स्थान बदल दिया था उससे अर्थ पूरी तरह बदल गया था। अतः विराम चिन्हों के बारे में उचित ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो विराम चिन्हों का हमें पूरा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमें किसी को रोकना है और हमने गलत जगह विराम चिन्ह लगा दिया या गलत जगह पे हम रुक गए तो बस वो व्यक्ति तो गया। तो इसलिए इस पे हमें बहुत ध्यान देना होता है। आओ हिंदी भाषा में प्रयुक्त महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में जानें, ठीक है। अब महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होता है पूर्ण विराम। ये इस प्रकार होता है, आप अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो में शायद आपको इतना साफ ना दिखाई दे। अर्ध विराम ये होता है, अर्ध यानी कि थोड़ा, ठीक है, इससे थोड़ा कम। फिर अल्प विराम, अर्ध विराम से भी कम समय, वो ऐसा होता है जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, यह हमें पता ही है, इस प्रकार होता है। विस्मयवाचक चिन्ह, ये इस प्रकार। योजक या विभाजक, जिसे इंग्लिश में माइनस का निशान भी कहते हैं, वैसे। निर्देश चिन्ह जो कि वियोजक विभाजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जब हमने बताया ना किसी चीज को बिल्कुल जैसे कि तैसा हम रखते हैं, अपने शब्द उसमें नहीं जोड़ते, तो उस समय हम उद्धरण लेते हैं, तो एक तरह से उसे उद्धरण कहते हैं, तो उस समय ये लगते हैं। ये होते हैं दोहरी और ये होते हैं इकहरी। विवरण चिन्ह इस प्रकार, कोष्ठक इस प्रकार, हंसपद या त्रुटि जहां पे हम दिखाते हैं वो इस प्रकार, लाघव यानी कि छोटा चिन्ह या संक्षेप सूचक। तो संक्षेप की सूचना देने वाला चिन्ह इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम के बारे में। प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में, ठीक है, याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य के अतिरिक्त सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो विराम यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया, इसके आगे अब और कुछ नहीं कहना है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। आगे अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हो किंतु वो सामने से ना पूछे जा रहे हो कि ऐसे घुमा फिरा करके पूछे जा रहा हो वहां प्रश्न, तो वहां पे भी पूर्ण विराम होता है। जैसे मैंने उससे पूछा कि तुम मुंबई कब जा रहे हो, ठीक है। तो ये पहले कभी की बात बताई जा रही है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न है कि यहाँ पे प्रश्न तो है पर लेकिन ये बताया जा रहा है, ये दूसरे किसी को ऐसा पूछा नहीं जा रहा बल्कि बताया जा रहा है कि मैंने उससे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम का ही प्रयोग होगा। अब बात करते हैं अर्ध विराम की, जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो, ठीक है। अर्ध विराम से ज्यादा अल्प विराम से ज्यादा किंतु पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना होता है, तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विराम के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कब कब किया जाता है, देखो, विभिन्न उपवाक्यों पर जोर देने के लिए, ठीक है, उपवाक्यों पर जोर देने के लिए। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में फैलने लगी थी, तो चांद मानो अपनी पराजय को स्वीकार कर छुप गया था। तो किसी उपवाक्य पर जब हम जोर देते हैं तो उस समय हमें ये अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में फैलने लगी थी, चांद मानो अपनी पराजय को स्वीकार करता हुआ छुप गया था। यहाँ पे हम रुक रहे हैं, किंतु अल्प विराम जो होता है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा रुकना होता है, उससे थोड़ा ज्यादा, और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुक रहे हैं, और साथ ही हम इस वाक्य पर जोर भी दे रहे हैं। मुख्य वाक्य और समानाधिकरण वाक्य का आपस में संबंध न होने पर, ठीक है, अब फिर से प्रयत्न करो, इस बार सफलता अवश्य मिलेगी।
मतलब यहाँ जो दो वाक्य हैं इनका दोनों का आपस में वैसे संबंध नहीं है, क्योंकि इसने पहले प्रयत्न किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे ये किसी से कहा जा रहा है कि अब फिर से प्रयत्न करो, इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। तो जहाँ पे हम योजक शब्दों का प्रयोग ना करें तो वहां पे हम ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्दकोश में किसी शब्द का भिन्न अर्थ प्रकट करने के लिए, जैसे मान लीजिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें हमने कोई एक शब्द है, उसके अलग अलग अर्थ हैं, किंतु सभी अर्थ अलग अलग अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। मतलब इसका ये भी मतलब है, इसका ये भी मतलब और इसका ये भी मतलब है, इस प्रकार दिखाया जाए तो वहां पे अगर हम ये कर दें, अल्प विराम लगा दे, तो इसका अर्थ होता है या ये या फिर ये या फिर ये। किंतु जब हम अर्ध विराम लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसका ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है। तो सभी अलग अलग अर्थ प्रकट करने के लिए, जैसे मैं बाजार जाऊंगी, वहां से कपड़े खरीदूंगी, फिर घर लौटाऊंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग वाक्य हैं। विरोधपूर्ण कथनों का पृथक करने के लिए जब विरोध दिखाया जाता है, वह दुबला पतला है लेकिन कमजोर नहीं, ठीक है। दोनों ही अर्थ अलग अलग हैं। दुबला पतला यानी दुबला पतला हम किसे कहते हैं, जब कोई चीज कमजोर होती है तभी हम कहते हैं, किंतु वहां कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दुबला पतला है पर लेकिन कमजोर नहीं है, तो इस समय हमें ये अर्ध विराम का प्रयोग करना होता है। अब हम बात करते हैं अल्प विराम की। बोलते एवं लिखते समय जब हमें थोड़ा रुकना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अपशब्द बोलना, ये सभी गलत बातें हैं, ठीक है। तो बोला इन्होंने समान पद, यानी कि जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और अपशब्द बोलना, ये सभी क्या है, समान शब्द हैं। कैसे हैं कि सभी गलत चीजें हैं, तो गलती में ये सभी समान हैं। मेले में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आनंद ले रहे थे, तो सभी एक समान क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। किंतु साथ ही यहाँ पे एक बात ये भी कही है कि इनका अलगाव दिखाने के लिए, ये सभी समान तो हैं किंतु अलग भी है। जैसे चोरी करना एक अलग बात है, झूठ बोलना एक अलग है और अपशब्द बोलना ये भी एक अलग है, किंतु ये सभी समान भी हैं। इसी प्रकार बच्चे अलग होते हैं, बूढ़े, बच्चे यानी कि बाल्यावस्था, बूढ़े यानी वृद्धावस्था, स्त्री यानी कि स्त्री, पुरुष, ये सभी अलग अलग हैं, किंतु ये सब एक साथ मिलके आनंद भी ले रहे हैं। तो समान भी है ये एक प्रकार से, और ये इनमें अलगाव भी दिख रहा है। वाक्य के बीच में विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए, मैं उठकर जा रहा था, उसी समय मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गया। यानी कि जहाँ पे हम अलग अलग परिस्थितियां दर्शा रहे हों, हाँ नहीं के बाद, ठीक है, जब हम या तो हाँ शब्द का प्रयोग करें या नहीं शब्द का प्रयोग करें, तो उस समय पे भी हम इसका अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ तुम चलो मैं आता हूँ, नहीं मैं नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम यहाँ रुक रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे हम कोई उद्धरण बता रहे हो तो उससे उद्धरण चिन्ह जब भी लगता है उससे पहले भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे माँ ने कहा, हम थोड़ी देर रुके तो इसलिए यहाँ पे अल्प विराम है, और फिर उसके बाद उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब माँ ने क्या कहा, हम सीधा वही शब्द बता रहे हैं जो माँ ने कहा है, ठीक है, हम अपने शब्द नहीं जोड़ रहे उसमें, तो इसलिए यहाँ पे ये उद्धरण चिन्ह लगे। आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक ही वाक्य में अनेक प्रश्न सूचक उपवाक्य होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह अंत में आता है तथा प्रश्नों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। अलग अलग प्रश्न होंगे तो सभी, ये नहीं कि हर बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे, प्रश्नवाचक हमेशा अंत में लगता है, ठीक है, और बीच में क्या लगता है, अल्प विराम। जैसे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। अभी तीनों ही प्रश्न हैं, किंतु तीनों के दो बार हमने अल्प विराम का प्रयोग किया और सबसे अंत में हमने पूर्ण विराम का प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार वाक्य में आए शब्द युग्मों के अलगाव दिखाने के लिए, जैसे वाक्यों का, शब्दों का जो युग्म आता है, जैसे पाप पुण्य, सच झूठ, अच्छा बुरा, बेईमानी ईमानदारी, सभी का हिसाब यही देना होता है, ठीक है। अब सभी का अलगाव दिखाया जा रहा है, यहाँ पे सभी अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है। संबोधन शब्द के बाद जब हम किसी से संबोधन करते हैं, जैसे सुनो, मेरा एक काम तो करो, सुनो भैया, ठीक है, तो संबोधन के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय, अभिवादन या समापन लिखते समय, ठीक है, याद रखना, पत्र आप लिखते हैं तो उस समय जब हम अभिवादन करते हैं या समापन करते हैं, जैसे अभिवादन के समय पूज्य पिताजी, आदरणीय अध्यापक जी, या फिर जब हम उसका समापन करते हैं भवदीय आपका ही, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे प्रयोग करना होता है।